पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जैसा कि याद होगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है तुम्हें? केमिकल रिएक्शन का रेट जो होता है तुमको हम लोग डिफाइन करते हैं तुमको कि कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है उसके चेंज, मतलब उसका कम होना, और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोगों ने उसका जो है कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन के साथ किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होने पर कैसे रेट में चेंज आता है, जिसके लिए कि रेट लॉ था। रेट लॉ तुम्हारा, जिसको हम लोग रिमाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशियल रेट लॉ वगैरह तुम्हारा जो है जो ये इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा डिफरेंशियल रेट लॉ? जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, एक रिएक्शन है, अगर तुम्हें इसको इस एग्जांपल के द्वारा देख लें, ए प्लस ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है जो बैलेंसिंग फैक्टर जिसको कह सकते हो, इससे अगर बनता है प्लस डी, तो इसका जो रेट लॉ है, कुछ रेट ऑफ रिएक्शन जो हो सकता है, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ जिसको कहते हैं। डिफरेंशियल रेट लॉ क्या हो जाएगा तुम्हें? डिफरेंशियल रेट लॉ, इसका होता है तुमको रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -1/a d concentration of a by dt equals to -1/b d concentration of b by dt equals to +1/c d concentration of c by dt equals to +1/d d concentration, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसका जो d by dt, और इक्वल्स टू हम लोग लिखे थे रेट लॉ में, जो कि रेट लॉ जिसको कहते थे, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया? k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर x और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू द पावर y, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो इसका जो तुम्हारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का इतना फॉर्म है, ये सब सारे इक्वल होते हैं। दैट इज के इज कॉल्ड रेट ऑफ, जो कि रेट इक्वेशन हम लोग किसको इसे जनरली कह रहे थे? रेट इक्वेशन हम लोग कहते हैं। रेट इक्वेशन तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर y। तो ये जो तुम्हारा x और y जो तुम्हारा है, और k को हम लोग क्या कहते हैं? k इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इसको कहते हैं k को। और x प्लस y जो फैक्टर है, जो रेज किया हुआ है जो कॉन्सेंट्रेशन पर, x प्लस y इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, is called order of the reaction, and a plus b is called molecularity, molecularity, molecularity of reaction। तो ये तुम्हारा मोलिकुलरिटी हो गया। अब जैसे कुछ रिएक्शंस हैं जिसका कि रेट, इसका जैसे कि इसके आधार पर रेट इक्वेशन दिया हुआ है, उसके ऑर्डर के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि पिछले लेक्चर में लास्ट में बना भी रहे थे, जो कि हम लोग को, जो कि लाइन कट गया था तो फिर हमने छोड़ भी दिया था उसको, थोड़ा सा उसको चल रहा था तुम्हारा टॉपिक। एक आध इक्वेशन का देख लेते हैं, उसको ऑर्डर वगैरह इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये पूरा तुम्हारा डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया, ये तुम्हारा अभी तक का समरी भी हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे करते हैं, और पिछला लेक्चर देखा भी होगा, और जो नहीं देखा है पिछला लेक्चर तो राइट ऐप पर उपलब्ध है सारा, राइट प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर देख सकते हो। राइट ऐप पर तुमको जो है किसी हर चीज़ का क्या मिल जाएगा तुम्हें, जेईई मेंस, जेईई एडवांस या नीट, इन सब क्वेश्चन पेपर भी ऑब्जेक्टिव से सारे मिल जाएंगे।
तुम जिसको पढ़ने की जरूरत है, जिसको कंसेप्ट में दिक्कत हो रहा है, बोर्ड के जो नोट्स भी मिल जाएंगे तुम्हें बोर्ड के लिए। और जिसको जरूरत है तुमको आगे पढ़ा, मतलब कि किसी भी चीज़ में मदद की चाहिए, तो जहाँ पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कहीं समझना में है, समझना दिक्कत आ रहा है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत है तो उन सबों के लिए तुम राइट टूडल ऐप पर जा करके हमसे संपर्क कर सकते हो। राइट टूडल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, वहाँ मिल जाएगा तुम्हें। तो ये तुम्हारा हो गया। हम लोग जैसे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जैसे तुमको CHCl3 प्लस Cl2, इससे बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। ये बैलेंस है रिएक्शन, देख सकते हो बैलेंस हो गया। रेट लॉ है इसका, रेट लॉ, rate of equation, rate of this reaction equal to K into concentration of CHCl3 into concentration of Cl2 इस पर पावर हाफ, ऐसा होता है तुम्हें। तो इसका जो कि है, इसका जो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, इसको छोड़ो, क्वेश्चन क्या है, इसको बहुत सिंपल सा चीज़ है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि x प्लस वाई जैसे भी बता रहे थे, तो इसमें x की जगह पर 1 है और ये दोनों का जितना भी पावर है उसको ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू 3/2 ऑर्डर। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ 1 है, ए की जगह पे जैसे अभी था कोई एग्जाम्पल ए 1 + 1, तो ये हो गया तुम्हें 1 + 1 दैट्स इक्वल टू 2। इसके इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2 और ऑर्डर हो गया 1/5, 3/2। तो ये ऑर्डर अलग हो गया और मॉलिक्यूलरिटी अलग हो गया। किसी रिएक्शन के ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम भी होते हैं, जैसे कि तुमको एक दिए थे 2NO + O2 से NO2 बनता है, तो उसकी ऑर्डर भी 3 थी और मॉलिक्यूलरिटी भी 3 ही थी। जैसे ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, 2NO + O2 से क्या बन गया 2NO2। तो इसका जो रेट लॉ था, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने देखा भी था, इसका निकाला भी था हमने एक न्यूमेरिकल में के आधार पर, NO का होल स्क्वायर था इसका और O2 का 1 पावर था। तो इसका जो है ऑर्डर इज इक्वल टू 2 + 1 दैट्स इक्वल 3 और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या हो गया इक्वल टू 2 + 1 = 3। जहां तक ये जो डिफरेंस होता है रेट, एक जैसे इसका मैकेनिज्म जब हम लोग रिएक्शन का देखते हैं हम लोग, तो स्लो स्टेप और उसमें क्या होता है तुमको एक फास्ट स्टेप के आधार पर होता है, जो कि स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में वही ऑर्डर में शामिल होता है, उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो फास्ट स्टेप वाले में जो मॉलिक्यूल जो भाग लेते हैं उसको भी काउंट किया जाता है। तो जैसे कि एक आध एग्जांपल के द्वारा मैं इसे बताता हूं थोड़ा सा, जिसमें बहुत ज्यादा चर्चा तो केमिकल काइनेटिक्स बुक में नहीं किया हुआ है, मैं उसकी चर्चा थोड़ा सा एक आध एग्जांपल से कुछ थोड़ा सा कर देता हूं। CH3COO-C2H5 प्लस जैसे H2O है, इससे क्या बन जाएगा तुमको ईस्टर बन जाए, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कार्बनिक एसिड और एल्कोहल प्राप्त होगा, तुम्हें एल्कोहल बनेगा। तो इसका जो है तुमको रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इसको कहते हैं हम लोग, देखते हैं इसका आगे बाद में चर्चा करेंगे। इक्वल टू K इंटू ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ईस्टर का कॉन्सेंट्रेशन पर 1 पावर और H2O का कॉन्सेंट्रेशन पर 0 पावर होता है, H2O कॉन्सेंट्रेशन पर 0 पावर होता है, इस पर 1 पावर। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इसका ऑर्डर 1 + 0 = 1 और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1 + 1 = 2। ये तुम्हारा 2-3 इक्वेशन का चर्चा तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में था, जिसकी चर्चा हमने कर दिया, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो इन सबों को, इस रिएक्शन का। जैसे कि बात कर रहे थे हम लोग मैकेनिज्म की, रिएक्शन मैकेनिज्म, जैसे कि जिसमें कि बताया था कि स्लो स्टेप में जो भाग लेता है सिर्फ उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जो तुम्हारा ऑर्गेनिक में एक दिया हुआ है रिएक्शन, उसकी चर्चा करके इसको इस बात को बताते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ऑर्गेनिक में तुमको पढ़ोगे इसके डिटेल्स के बारे में, तो चलिए उसी की चर्चा कर देते हैं मैकेनिज्म को समझने के लिए।
जैसे कोई आर एक्स है तुम्हें, इसमें तुमको अगर हम लोग OH माइनस डालते हैं तो ये एक रिएक्शन होता है ROH प्लस एक्स माइनस, एक्स हेलोजन को डिपेंड करता है और एल्कील हेलाइड कहते हैं इसको, ये एल्कील हेलाइड है। इसके जो मैकेनिज्म है, इसका रेट लॉ हो गया तुम्हें ये जैसे तुम्हारा है एक इसके मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म इसके हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। ये तुमको अभी जो कि एनसीईआरटी का जो बुक है तुम्हारा जो कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, उसमें इसकी चर्चा नहीं की गई, लेकिन ऑर्गेनिक में तुमको पढ़ना ही है, तो उसी से मैं कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म केमिकल काइनेटिक्स डील करता है, बट उसको जो सिलेबस का जो पार्ट है उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं तुम्हें, जो आगे भी तुम्हें पढ़ना ही है, इसी एग्जाम्पल को लिए हैं। तो इसका जैसे ये स्लो स्टेप होता है, तो ये स्लो स्टेप में क्या होता है तुम्हें R प्लस प्लस एक्स माइनस, अगर ये टूट जाता है, ये दो तरह के मैकेनिज्म को ओबे करता है ये रिएक्शन, ये स्लो स्टेप हो गया। और R प्लस में जो तुम्हारा है अब OH माइनस ऐड हो जाएगा, ये फास्ट स्टेप होता है, तो ये क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा तुम्हें, ROH। तो इसका जहां तक कि अगर इस मैकेनिज्म को ये ओबे कर रहा है तो इसका रेट लॉ क्या होगा, इसका देखो रेट लॉ क्या होगा अब इस मैकेनिज्म के आधार पर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, K इंटू जो स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करें, दैट इज एल्कील हैलाइड, उसी के कॉन्सेंट्रेशन पर ये डिपेंड करेगा, दैट इज 1 पावर, इसका कुछ नहीं है, कुछ पावर तो 1, तो सिर्फ इसी के कॉन्सेंट्रेशन पर निर्भर करेगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा तुम्हें, ये इक्वल्स टू 1 है। और जहां तक मॉलिक्युलरिटी की बात है तो इसमें तो OH माइनस भी जो क्या है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्युलरिटी इसका क्या होगा, 2 हो गया। मॉलिक्युलरिटी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं इसमें, एक स्लो में एक फास्ट में, तो जाहिर है कि दोनों को मॉलिक्युलरिटी तो 2 हो गई, लेकिन इसका जो इस स्टेप के इस आधार पर तुम समझ सकते हो कि मॉलिक्युलरिटी और किस आधार पर। तो ये जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है, ये प्रैक्टिकल के आधार पर क्या किया जाता है, इसको डिसाइड किया जाता है। और इस मैकेनिज्म का एक ऐसे नाम होता है जिसको हम लोग SN1 मैकेनिज्म भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, SN1 मैकेनिज्म भी कहते हैं इसको। ये तुमको SN1 मैकेनिज्म कहलाता है। S1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर 1 का ये मैकेनिज्म है जो तुम ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। इसी का जैसे एक दूसरा मैकेनिज्म होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म SN2 होता है, इसी रिएक्शन के लिए जो है ये SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म देखो इसमें क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म इसका कुछ एल्किल हैलाइड जो होते हैं SN1 को ओबे करते हैं और कुछ SN2 को ओबे करते हैं। तो जैसे कुछ जो है तुमको उसका रेट लॉ हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू RX का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये देखो ऑर्डर इसका भी 2 हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, और मॉलिक्युलरिटी भी 2 हो गया, मॉलिक्युलरिटी तो ऑफकोर्स 2 हो ही गया, ये रेट लॉ हो गया। तो इसका जैसे क्या होगा तुम्हारा, ये दोनों जो है तुम्हारा स्लो ही स्टेप होता है RX, और इसमें क्या होता है OH माइनस इसी ढंग से अटैक करता है यहाँ पर, OH माइनस यहाँ से क्या करेगा, OH माइनस इसको इधर से अटैक करेगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड भी टूटते जाता है और ये बनते जाता है। ये तुम्हारा ये दोनों स्लो स्टेप में ही होगा, यहाँ पे ROH बन जाता है और प्लस क्या होगा तुम्हारा X माइनस बन गया। तो ये जो तुम्हारा हो गया ये स्लो ही है, स्लो है इसलिए दोनों इसी में दोनों पे पार्टिसिपेट डिपेंड किया, इसलिए 2 ऑर्डर मैकेनिज्म को भी किया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। तो ये तुम दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो क्या अब होता है तुम्हें। इसकी मॉलिक्युलरिटी दोनों स्थिति में 2 ही है, लेकिन ऑर्डर एक बार 2 है एक बार 1 है। तो इस तरह से तुम समझ सकते हो मैकेनिज्म के आधार पर ये डिसाइड कर, जो कि प्रैक्टिकली हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो ये तुम्हें दोनों का समझने में कुछ मदद मिला होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट जो तुम्हारा K है उसके इक्वेशंस, मतलब उसका हम लोग यूनिट वगैरह की चर्चा करते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जैसे कि एक रिएक्टेंट से यहां प्रोडक्ट बना, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है अगर
रेट एक्सप्रेशन, इसको कर सकते हैं रेट लॉ, दैट्स द के इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ आर बाय पावर अगर एन है, nth ऑर्डर रिएक्शन है अगर, तो के का यूनिट, तो के इक्वल्स टू क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर एन पावर, अगर इसका रेट लॉ ऐसा है तो nth ऑर्डर का रिएक्शन है, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इधर क्या होगा मोल पर लीटर पर पावर एन, ये हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड बाय मोल पर लीटर पर पावर एन, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा मोल पर लीटर पर पावर कितना हो गया 1 माइनस एन, और सेकेंड पर पावर -1 हो गया पर सेकेंड को, तो ये तुम्हारा हो गया nth ऑर्डर के लिए। अगर फॉर जीरो ऑर्डर देखें, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर जैसे nth ऑर्डर का जीरो करें तो इसमें तो कुछ रहेगा ही नहीं, तो या तो यहीं से सोचा जाए मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये नीचे तो मोल पर लीटर और पर सेकेंड यही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ मोल पर लीटर पर सेकेंड रह गया, यहाँ तो जीरो पावर हो गया, जहां भी देखें तो एन का मान जीरो रखते हैं तो 1 माइनस जीरो वही रह जाएगा तुमको। अब है तुमको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा लीटर मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर तुम्हारा क्या होगा मोल के का जो कि ए का आर का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज मोल पर लीटर, और उस पर 1 पावर है तो मोल लीटर कट गया, या 1 माइनस 1 क्या होगा जीरो हो गया, तो क्या बच गया सेकेंड -1 सिर्फ बचा इसका फर्स्ट ऑर्डर का। तो हम लोग रेट कांस्टेंट को के यूनिट के आधार पर भी उसका ऑर्डर पहचान सकते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो यहां तक देख लेते हैं, रिएक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 2 दैट इज -1, तो इसको बोलते हैं लीटर पर मोल और पर सेकेंड, ऐसा हो गया, जहां पर 2 रख देंगे तो ये अलग अलग यूनिट क्या होगा तुम्हारा निकाल सकते हो। और दूसरा क्या है, किसी क्वेश्चन में अगर ऑर्डर उसका नहीं दिया हुआ लेकिन यूनिट दिया हुआ है अगर के का, तो यूनिट से आप तो ऑर्डर पहचान ही सकते हैं, तो सबका यूनिट तो क्या हो जाएगा, सबका यूनिट अलग अलग होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो अलग यूनिट पर सेकंड दिखेगा, और जीरो ऑर्डर का तो मोल पर लीटर पर सेकंड दिखेगा, सेकंड ऑर्डर का तो लीटर पर मोल पर सेकंड दिखेगा, और थर्ड ऑर्डर का तो लीटर पर मोल का होल स्क्वायर इनटू पर सेकंड दिखेगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग यूनिट के आधार पर उसका रेट कांस्टेंट के यूनिट के आधार पर हम लोग उसके ऑर्डर को पहचान सकते हैं, किस ऑर्डर का ये रिएक्शन है। तो ये तुम्हारा ये टॉपिक खत्म हो गया छोटा सा। ऐसा पहचानने में मदद भी मिलती है, ऑर्डर के आधार पर हम लोग रिएक्शन को पहचान सकते हैं। अब है तुम्हें अगला टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो इसका क्वेश्चन वगैरह देख लोगे, इन टेक्स्ट वगैरह भी है, तुमको कुछ बनाओगे उसका। और अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ अभी तुमको अभी भी डिफाइन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। चलिए ये तुम्हारा है, पहले जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये तुमको जाहिर है कि कॉन्सेंट्रेशन को ये ज़्यादा बेहतर रूप में रिप्रेजेंट करता है, जिससे टाइम के आधार पर हम किसी भी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन को इंटीग्रेटेड रेट लॉ से ज़्यादा बेहतर रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसको देखते हैं, एक आधा क्वेश्चन के आधार पर समझें। अगर ये रिएक्टेंट से क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है R से P, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं बताऊंगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो इसका रेट लॉ होगा इज इक्वल टू के इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ R टू द पावर 0, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बाय डी टी। इसके R के कॉन्सेंट्रेशन का घटते जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बढ़ते जाता है।
इज इक्वल टू के इंटू 1 हो गया तुम्हारा, ये तो आर पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो दैट इज के। तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या हो गया तुम्हारा, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल्स टू के डी टी इक्वल्स टू के इंटू डी टी। तो इसको अगर इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट इसको इंटीग्रेट करें दोनों साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आर बराबर इंटीग्रेशन के डी टी, तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये जो डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन उल्टा प्रोसेस होता है, तो ये क्या बच जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बाहर आ गया तुम्हें, और इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी हो गया, और प्लस एक कांस्टेंट कुछ आ जाएगा, दैट इज कोई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं आप, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन I1 आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आई, कुछ भी में जूम कर लिया हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल में। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट में टी बराबर 0 इज R0 दिट मीन्स, तो R0 हो गया इक्वल्स टू क्या हो गया, K इंटू 0 प्लस आई, तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R नॉट हो गया ये। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पुट इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इक्वल्स टू के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट, सही माइनस इधर था ना, दैट्स इक्वल्स टू माइनस के टी था ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी, और इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं, चलो इस रिएक्शन को पुट इन द इक्वेशन, तो माइनस के टी प्लस आई था यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, चलो पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1, चलो इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो गया, R बराबर माइनस के टी प्लस R0, R बराबर माइनस के टी प्लस R0, तो R बराबर R नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये R क्या है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, ये R हो गया तुम्हारा, ये इसको ये जीरो ऑर्डर के लिए है, एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर, तो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t, R नॉट क्या होगा तुम्हें, R नॉट क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R हो गया, और ये हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये हो गया तुम्हें K क्या होगा तुम्हें, रेट कांस्टेंट, ये हो गया रेट कांस्टेंट K। तो ठीक है, ये तुम्हारा आ गया एक्सप्रेशन आ गया तुम्हें जीरो ऑर्डर के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ये काफ़ी सिंपल सा चीज़ था, इसको देख भी सकते हो, फिर से रिपीट करते हैं। रेट क्या होगा तुम्हारा, रेट लॉ पता ही है, रेट ऑफ रिएक्शन को माइनस डी आर बाई डी टी कहते ही हैं, तो एक डी टी को राइट साइड कर दिए और इसका इंटीग्रेशन कर दिए, तो तुम्हारा आ गया एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया, और इनिशियली तुम्हारा कितना वैल्यू था, इनिशियली जो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अगर आर नॉट था, तो उससे आई का वैल्यू आ गया, उसको पुट कर दिए, तो ये इक्वेशन आ गया तुम्हारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। और तुम्हारा जहां तक कि रहा ये जो तुम्हारा कहता है कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब ग्राफ अगर इसका प्लॉट करें तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा तुम्हारा, टाइम के साथ ये डिक्रीज करता जाएगा, तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो तुम्हारा है टाइम के साथ क्या होता चल जाएगा, ये डिक्रीज करता जाएगा। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आर हो गया, इधर क्या हो गया, टाइम हो गया, टाइम, और इनिशियल कंसंट्रेशन है तुमको आर नॉट, इधर घटते घटते यहाँ चला जाएगा, ये घटते जाएगा टाइम इससे, और ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हो गया आर नॉट, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट हो गया आर नॉट। तो आर नॉट माइनस क्या होगा तुम्हें, ये के टी, धीरे धीरे क्या होगा समय के साथ लीनियरली ये कम होते जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा इसका। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया। तो ये जैसे जैसे तुम्हारा क्या होता चल जाएगा, और कुछ एक टाइम पीरियड है जहाँ पर कि ये वैल्यू हाफ हो जाता है, उसको हम लोग हाफ लाइफ, जैसे इनिशियल कंस्टेंट यहाँ है,
और अगर यहाँ पर जो तुम देख लो एक टर्म हम लोग इसमें यूज करते हैं खासकर फर्स्ट ऑर्डर में ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ये अगर R0/2 हो गया, इनिशियल का आधा R0/2, तो ये जो तुम्हारा टाइम पीरियड होता है, ये जो तुमको, इसको हम लोग टी हाफ दिखाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये टी हाफ, इसको सिंबल हो गया तुम्हें, ये कहते हैं टी हाफ, जहाँ पर कि इनिशियल का हाफ हो जाए। तो टी हाफ को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं इसको, हाफ लाइफ पीरियड। तो ये कब होगा, जबकि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब जितना देर में इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या जाए, आधा हो जाए। और ये टर्म ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है किसके लिए, जो फर्स्ट ऑर्डर में जब बताएंगे तो उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंस होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कुछ एग्जाम्पल हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पहला डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस, ऑन PT सरफेस। तो ये जीरो ऑर्डर होगा, क्योंकि ये जब PT सरफेस, जब प्लेटिनम के सरफेस पर जो होता है, प्लेटिनम के सरफेस जब अमोनिया, जबकि यहाँ पे सफिशिएंट प्रेशर है, जब अमोनिया एब्जॉर्ब होता है, तो ये अमोनिया तो एब्जॉर्ब भी रहता है, तो इसके प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो अमोनिया जब टूटता है, तो अमोनिया टूट के क्या बनता है, अमोनिया NH3 टूट के बनता है, 2NH3 से PT में N2+3H2 बनता है। ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ये क्या होगा तुम्हारा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू NH3 पर पावर 0। ये रिएक्शन जो रेट होता है तुमको, ये किससे इंडिपेंडेंट होता है, ये रेट जो है तुमको, चूंकि क्या बताए कि यहाँ पर जो NH3 जो उनको सफिशिएंट, जब हाई प्रेशर होता है तो सफिशिएंटली हाई प्रेशर पर NH3 तो एब्जॉर्ब जो रहता है प्लेटिनम सरफेस पर, ये प्लेटिनम सरफेस पर जो एब्जॉर्ब होगा तुम्हारा PT सरफेस, तो ये तुमको इसके, तो वो मॉलिक्यूल जो है तुमको इसके रेट से लगभग इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब है, थोड़ा बहुत आप क्या कीजिए, बढ़ाइएगा भी तो कॉन्स्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये से इंडिपेंडेंट था। उसी तरह से जब HI का डिसोसिएशन होता है, दूसरा तुमको एग्जांपल तुम्हारे बुक में है, डिसोसिएशन ऑफ HI का डिसोसिएशन अगर करें H2+I2 AU में गोल्ड सरफेस, AU के प्रेजेंस में H2+I2, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K इंटू HI पर पावर 0 होता है। ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो डिसोसिएशन ऑफ HI इंटू H2+I2, ये तुमको दो इक्वेशन दिए हुए हैं, जो कि तुम्हें किसके हैं इक्वेशन, ये तुमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। तो इसको तुम नोट डाउन कर सकते हो, इसको तुम्हारे बुक में जो इतना दिया हुआ था ये बता दिया, जीरो ऑर्डर का कुछ एग्जांपल, उसका इक्वेशन हो गया। अब इस पर आसानी से क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ में। इसमें ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फायदा ये होता है, कभी भी किसी टाइम पर अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, किसी भी टाइम पर हम कॉन्सेंट्रेशन को आराम से बता सकते हैं। T/2 सेकंड पर के रेट कांस्टेंट पता होना चाहिए, या दो डाटा देकर हम रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस तरह से अगर पता रहे तो हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर पता है तो हम जीरो ऑर्डर का इक्वेशन का या किसी भी ऑर्डर का, जैसे ये इसलिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ये ऑर्डर को डिटरमाइनेशन में भी काम करता है। अगर कोई रिएक्शन इसी रेट से हम लोग को देख रहे हैं, टाइम के आधार पर अगर प्रिडिक्टेबल नहीं हो जाए, उसका एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू लाएं, तो उसके ऑर्डर भी पता चल जाएगा। अगर इस लॉ को ओबे कर रहा है R इक्वल टू R0 - KT, इट मींस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस प्रकार से ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब अभी बताएंगे, जो अगर इस रेट लॉ को ओबे करता है तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर है। तो इस प्रकार से हम लोग को ऑर्डर भी उसका बता सकते हैं। तो अब है तुमको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अब है दूसरा है तुमको ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ में देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के इंटू आर पर पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हें। और इसका जब वैल्यू लिखेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जो कि मैथमेटिकली लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी आर बाई डी टी लिखते हैं हम लोग, इक्वल्स टू के इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ आर। अब ये देखो जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये तुमको आर और डी आर एक तरफ कर लेंगे, डी टी को उधर कर देंगे, तो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। चलिए तो इसको या तो इंडिफिनिट में इंटीग्रेशन करो या डिफिनिट में करो। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या मान लेते हैं हम लोग आर नॉट, तो इसको कर सकते हैं हम लोग इसको अब इसको उसको तो इंडिफिनिट में किए थे, इसको डिफिनिट इंटीग्रेशन में कर देते हैं। इसको देख लेते हैं, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज R0 which becomes R at time t, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R इक्वल टू के इंटू डी टी। तो ये 0 से t हो गया टाइम, 0 से टाइम t हो गया ये, और इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया R नॉट से, ये क्या हो जाएगा तुम्हें R हो जाएगा, R नॉट से R। तो ये क्या होगा, डी एक्स वाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, डी एक्स वाई एक्स का वैल्यू हो गया log x। दिस इंप्लाई दैट ये क्या हो गया, log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन R, और कहाँ से कहाँ तक है ये, R नॉट से ये हो गया R तक, बराबर क्या हो गया, ये माइनस को तो उधर कर दिए हैं, और इज इक्वल टू माइनस हो गया तुम्हें, इज इक्वल टू हो गया तुम्हें माइनस के इंटू टी माइनस 0। चलिए तो ये तुम्हारा हो गया, तो ये तो तुम्हारा हो गया लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर ई बेस पे है माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट बराबर के टी बराबर माइनस के टी इनफैक्ट। तो लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर माइनस लॉग में होता है कि लॉग में डिवाइड में आ जाता है, इज इक्वल टू माइनस के टी। और अगर लॉग का बेस चेंज करते हो इसका, ये तुम्हारा यहाँ पर इस इक्वेशन को यहाँ से आगे बढ़ाएं, इसको इस एक्सप्रेशन को हम आगे बढ़ाएं यहाँ पर, तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये अगर तुमको माइनस बेस को चेंज करेंगे तो माइनस ये 2.303 लॉग 10 बेस पर R बाय आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी, और माइनस साइन इधर देंगे तो ये लॉग में ये बेस ये उलट जाता है, और माइनस को अगर हटाना चाहोगे तो ये तुमको क्या लिख सकते हैं हम लोग, जो कि बहुत जगह पे अक्सर बुक में लिख देता है 2.303 लॉग, ये माइनस को हटा देंगे तो यहाँ पे माइनस जब यहाँ आएगा तो ये पलट जाता है, तो मतलब 10 बेस पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट ऑफ आर नॉट बाय आर इक्वल्स टू के टी। ये तुम्हारा इसके बीच में एक रिलेशनशिप आ गया, किसके बीच में, और जाहिर है कि ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर से, अगर हम लोग लॉग आर का देखें तो लॉग आर इक्वल्स टू क्या है तुम्हें, लॉग आर नॉट माइनस के टी। लॉग आर का वैल्यू देखें तो लॉग आर नॉट माइनस के टी के बराबर है। तो ये लॉग आर और टाइम का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा। देखो एक इक्वेशन था वहां पर जो ऊपर लिखे थे, उसी के आधार पर ग्राफ अगर प्लॉट करें, लॉग आर बराबर क्या था, लॉग आर नॉट माइनस के टी जो पहला था, इसके आधार पर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ये पहले का जो था, तो क्या आएगा ग्राफ, देखो इधर टी ले लें और इधर लॉग आर ले लें, लॉग ऑफ आर, तो जाहिर है कि ये क्या आएगा तुम्हें, ये लॉग आर नोट से शुरू होगा और माइनस के टी ऐसा ग्राफ हो जाएगा। बट ये ध्यान रहे ये कंसंट्रेशन है, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन है, ये लॉग ऑफ कंसंट्रेशन का ग्राफ है, ये लॉग ऑफ कंसंट्रेशन लॉगरिथमिक का है, ये ध्यान रहे। और ये तुम्हारा हो गया, इसका स्लोप हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। अब तुमको इसमें एक टर्म जो आता है, जो इसका वैल्यू हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, जिसका कि काफ़ी इसमें वैल्यू दिया जाता है। तो यहाँ पर समझने में कहाँ पे कहीं दिक्कत, तो मतलब कि लॉग का जहाँ तक मैथ की बात है, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो लॉग आ गया, लॉग का बेस ई लिया गया है,
और उसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो तुम्हारा था आर नॉट था, तो उसको जब पहले हम लोग डिफरेंट लिए तो लॉग क्या होगा तुम्हारा, वो जो ऊपर का रख करके इंटीग्रेशन का जो रूल है उसको घटा देते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू आ गया तुम्हें। और जब 10 बेस पे हमने चेंज किया तो 2.303 आ जाता है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो माइनस के टी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, दिस वन, ये टाइम का हो गया। तो ये तुम्हारा, इसको हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो इसका जैसे कि अब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग हाफ लाइफ पीरियड, इन सब के बारे में बात करते हैं, एक टर्म है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, तो वहां पर एक्सप्रेशन है, उसी में देखते हैं। तो तुम्हारा अभी तक जो इक्वेशन आया है तुम्हारा क्या आ गया, 2.0, इसको मिटाते हैं, यहाँ पर इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं, उसी से आगे बढ़ाते हैं। लॉग आर बाय, यहां पर देखते हैं लॉग आर बाय आर नॉट इक्वल्स टू माइनस के टी था। अगर इसको r का वैल्यू जैसे चाहिए, r और t के बीच में ग्राफ चाहिए, अगर देखो जैसे कि एक ई बेस है, तो यहां पर मैथमेटिकली देखें, यहां पर log है, यह जाके e टू द पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। इसका मतलब हो गया log r बाय आर नॉट इक्वल्स टू, आई कैन राइट e टू द पावर माइनस के टी, e टू द पावर माइनस के टी। चलिए, तो r इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर नॉट इंटू e टू द पावर माइनस के टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, आर और टाइम के बीच का ग्राफ, तो ये e टू द पावर माइनस एक्स ग्राफ के जैसा प्लॉट होगा। t है इधर है कंसंट्रेशन ऑफ r है इधर की तरफ, तो इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो इनिशियली जो है t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, तुम्हें t इक्वल टू यहाँ 0 रखेंगे तो ये तुम्हारा r नॉट होगा। तो ये ग्राफ कहाँ शुरू होगा, t इक्वल टू 0 पर, r नॉट से शुरू होगा, ये कंसंट्रेशन r नॉट से। तो यहाँ पर जो है तुमको r बराबर क्या हो गया, आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी है। तो यहाँ पर इनिशियल जो कंसंट्रेशन होगा t बराबर 0 पर, r का वैल्यू कितना होगा तुमको, आर नॉट हो गया। तो जैसे जैसे टाइम पास करेगा तो ये तुमको किस आधार पर ग्राफ जाएगा, ये आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। तो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है तुमको कुछ इस ढंग से ग्राफ होता है, तुम्हें जो कि मैथमेटिक्स वगैरह में सीखोगे तुमको, ऐसे इस ढंग से ये ग्राफ जाता है, r इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। इस ढंग से r और t के बीच का जो ग्राफ होगा वो इस टाइप से ये होगा, ये हो गया तुम्हें r इक्वल्स टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस के टी का ग्राफ हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया r और t के बीच का ग्राफ। और एक तो तुमको log r और log t के बीच का ग्राफ अभी ड्रॉ किए भी थे, इसे फिर से ड्रॉ करना चाहते हो कर दो। log r लोगे ये y एक्सिस पर, तो log r, अगर ये log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r लेंगे तो ये तुम्हारा, और इधर टाइम लेंगे तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन से जाता है ये ग्राफ तुमको स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और ये कहाँ से होगा, log r नॉट से स्टार्ट होगा ये, और माइनस के टी, इस ढंग से तुम्हारा जाएगा। तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। अब है तुमको इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। फार्मूला को ध्यान रखोगे, आर का वैल्यू, हाफ लाइफ पीरियड हम लोग देखते हैं। इसमें जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का नाम से ही पता होगा, द टाइम पीरियड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड की बात करते हैं इसको। तो जो कि इसमें जो वैल्यू याद करना है तुमको, जो फार्मूला फर्स्ट हाफ लाइफ मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो तुमको बार बार जो कि यूज में भी आएगा, जो कि अभी हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे उसमें भी जरूरत पड़ेगा। तो हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ period, the time in which concentration of reactant becomes half of initial concentration. Initial concentration is called half life period.
इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या आ जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो मतलब अगर कॉन्सेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया आर नॉट है तो आर का वैल्यू कितना हो गया, आर नॉट बाय 2 हो जाएगा। जब टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हाफ, ये हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा, ये हाफ लाइफ पीरियड हो गई। तो जैसे कि तुम्हारा फॉर्मूला था, इसको मैथमेटिकली अगर देखें, जो कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, 2.303 log 10 बेस पर आर नॉट बाय आर का कॉन्सेंट्रेशन बाय आर का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के इंटू टी। तो इसमें पुट करते हैं इसका वैल्यू, तो दैट्स इक्वल टू 2.303 log 10 बेस पर हो गया आर नॉट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर नॉट बाई 2, ये 2 चला गया ऊपर, दैट्स इक्वल्स टू के इंटू टी। तो दैट्स इक्वल्स टू 2.303 इंटू लॉग 2 बेस 10 इक्वल्स टू के इंटू टी। लॉग 2 का वैल्यू देखना चाहते हैं लॉग टेबल से, तो उसमें लॉग देखोगे तुमको क्या आ जाएगा, तुम्हें लॉग में 20 का जीरो देखो, लॉग टेबल में देखना है, लॉगरिथमिक टेबल देखो जो तुम्हारे बुक के जो एनसीईआरटी बुक है उसके पीछे में दिया हुआ है, 20 का जीरो देखेंगे तो उसमें देखोगे 3010 लिखा हुआ है जो पॉइंट के बाद का वैल्यू था, और यहाँ पे डेसिमल जहाँ 2.0 इंटू 10.0 जीरो पॉइंट हो जाएगा उतना, तो 0.3010। तो लॉग टेबल से 20 का जीरो देखोगे 3010 दिखेगा, और यहाँ पे 2 इंटू 10⁻0 लिखेंगे तो 0 पॉइंट आगे आ गया। जैसा कि पिछले चैप्टर में भी तुमको जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या जो वीडियो बनाए थे उसमें भी तुमको लिखा हुआ था, ये दैट्स इक्वल टू ये क्या होगा तुम्हें टी हाफ, के इंटू ये टी हाफ हो गया तुम्हारा ये। तो टी हाफ का वैल्यू इससे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 इक्वल्स टू के इंटू टी हाफ। तो टी हाफ जो हाफ लाइफ पीरियड है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 0.693 बाय के फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला हो गया, हाफ लाइफ पीरियड। और के क्या तुम्हारा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के बीच का इसका तुम्हारा रिलेशनशिप निकल गया हाफ लाइफ पीरियड। तो के और हाफ लाइफ पीरियड के बीच में कैसा हो गया ग्राफ, तुम्हें ये जाहिर था कि इसका जो ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहेंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का आएगा, दैट्स इक्वल्स टू ये तुमको टे हाफ और के के बीच में इस तरह का ग्राफ आएगा, ये इधर दे दें टी हाफ और इधर के दे दें के दे दें, तो इस तरह का ये रेक्टेंगुलर पी भी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जैसे बॉयल्स लॉ का होता है लाइकवाइज वो होगा। इसको इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं हाफ लाइफ पीरियड का। अब है हाफ लाइफ पीरियड का जो एक्सप्रेशन है दैट इज 0.693 बाय के, और हाफ लाइफ पीरियड जो आया हुआ टाइम इसमें सिर्फ रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान रखने की बात है कि टी हाफ जो आया है तुम्हारा, टी हाफ इज ए कांस्टेंट, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो ये जो के तो कांस्टेंट है, तो टी हाफ ये क्या है तुमको, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इससे ये इंडिपेंडेंट हाफ लाइफ पीरियड हमेशा इतना ही होगा चाहे कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो। इसका मतलब है कि अगर 100 ग्राम है, 100 से 50 ग्राम होने में, जैसे 100 ग्राम से 100 ग्राम है किसी कॉन्सेंट्रेशन का, तो इससे 50 होने में क्या लगेगा, टी हाफ लगेगा। यहाँ पर टी हाफ लाइफ टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं हम लोग, और इसी इतना ही टाइम में क्या होगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी करेगा तो इतना ही टी हाफ में ये फिर 25 ग्राम हो जाएगा, 25 से फिर टी हाफ लगेगा तो क्या हो जाएगा, इतना सेम टाइम में उसका आधा होते चला जाएगा। सो समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये बात जो लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये बात होगा कि सेम टाइम में जैसे 100 ग्राम से 50 ग्राम होने में जितना समय लगा उतना में ही 50 से 25 होने में समय लगेगा टी हाफ, फिर 50 से 12.5 25 से 12.5 12.5 होने में उतना ही समय लगेगा, फिर उसका आधा होने में हमेशा समय क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स है फर्स्ट ऑर्डर के लिए।
तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो जो वैल्यू भी याद हो गया होगा तुमको, ये फार्मूला तुम्हारा याद हो गया इसका, ये तुम्हारा कि इनिशियल वैल्यू से मतलब कितना होता है तुम्हें। अब जैसे हाफ लाइफ पीरियड किसी का दिया हुआ है तो उसे के निकल जाएगा, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकल सकता है ये। और जो तुमको ये फार्मूला जो है तुमको ये याद रखोगे, दो फार्मूला तुम्हारा हो गया। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो जो तुम पढ़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला 2.303 log r0 by r इक्वल टू log कंसंट्रेशन ऑफ r0 by r इक्वल टू kT। तुमको ये सब याद रख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया हाफ लाइफ पीरियड। अब जैसे कि इसमें तुमको है कुछ रिएक्शन जो तुम्हारे बुक में दिए हुए थे, जिसके कि एग्जाम्पल के रूप में कहे जा सकते हैं, जो कि हाफ लाइफ पीरियड को मतलब क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करता है। फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक्स को ओबे करने वाला जो कुछ इक्वेशन है, जैसे कि तुमको N2O5 का, जैसे कि तुमको डिसोसिएशन ऑफ N2O5, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, डिसोसिएशन ऑफ N2O5, डिसोसिएशन ऑफ N2O, ये सब किसको ओबे करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करेगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करता है कौन कौन, जैसे कि तुमको दूसरा होता है रेडियो एक्टिविटी जो होता है, रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है, जो अपना न्यूक्लियस को क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी जो न्यूक्लियस होता है वो इन अल्फा बीटा गामा रे छोड़ते रहता है, और उसके जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो होते हैं उसके न्यूक्लियस कम होते जाते हैं समय के साथ। तो उसके जो न्यूक्लियस जो घटते जाते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी करता है। तो उसमें भी उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स का फॉलो अप होगा। जैसे कि तुमको यहां पर दिया जाए, तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन, जैसे एक आध क्वेश्चन पहले देते हैं, देखो ये क्वेश्चन, एक रिजल्ट पहले लिखते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके लिख लो, रिजल्ट है जैसे एक रिजल्ट जो अक्सर जो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव जो आजकल के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उसमें लॉग टेबल अक्सर नहीं दिया था। और फर्स्ट ऑर्डर में देख रहा होगा तुमको लॉग टेबल है, लॉग की जरूरत है। तो अक्सर एक रिजल्ट है जो तुम्हें काफी काम कर सकता है, जो कि हाफ लाइफ, जैसे कि अभी हम लोगों ने जो रिजल्ट लाया है 2.303 log r0 concentration of r equals to kT। और एक रिजल्ट है तुम्हारे पास 2.303 log तुम्हारा है r0 by 2 इज इक्वल टू k इंटू टी हाफ। चलो तो ये देखो, इन दोनों रिजल्ट से हम लोग, ये हाफ लाइफ पीरियड में ऐसा होता है अभी हमने देखा, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो देखते हैं क्या रिजल्ट हम लोग लाते हैं। एक रिजल्ट लाते हैं तो log r0 ये तो कैंसिल हो गया, तो log 2 है यहाँ पर तुम्हारा से, ये log 2 आएगा। डिवाइडिंग द इक्वेशन, इसको दोनों को डिवाइड करते हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो log क्या बच गया तुम्हें, log 10 बेस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r0 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r बाय में क्या होगा तुम्हें, ये log तो 2.3 से कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया log 10 बेस पर 2 इक्वल्स टू टी बाय टी हाफ, ऐसा बच गया। चलिए तो देखते हैं इसको, दैट्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं log 10 बेस पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r0 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इक्वल्स टू log 2 t बाय टी हाफ इंटू log 10 बेस पर 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 10 बेस पर 2। अब इसको कर दें, ये जहां तक है कि एक लॉग का जो रूल है इसको थोड़ा ओबे करें, तो देखते हैं इसको रिजल्ट को कैसे लिखते हैं। ये जो लॉग में होता है तुमको, ये पावर में चला जाता है, log 2 ये जो आगे जो होता है ये तुमको इसमें पावर के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या होगा t बाय टी हाफ, 2 टू द पावर t बाय टी हाफ। तो log जो तुम्हारा दोनों साइड से क्या खत्म समाप्त हो जाएगा, तो r0 का कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r इक्वल्स टू क्या होगा तुमको 2 टू द पावर t बाय टी हाफ, ऐसा हो गया। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, r इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r अगर आपको चाहिए, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r0 अगर हो जाए, दैट्स इक्वल टू 1/2 पर पावर
T/T½ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट के रूप में तुम इसको याद कर सकते हो। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जहां पे लॉग अक्सर जो एग्जाम्स होते हैं उसमें लॉग टेबल उपलब्ध नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता, तो ये क्वेश्चन, ये जो रिजल्ट है वो काफी लाभदायक होता है। तो तुम अक्सर क्वेश्चंस को जैसे कि जो जिसमें कि अक्सर जो तुम्हारा दिया जाएगा इसी फॉर्मूला को सेट कर जाता है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस में देता हूं, जैसे फाइंड दी परसेंटेज concentration of reactant, percentage concentration of reactant after 10 hour if half life period of reaction is 2 hour, it obeys first order kinetics, it obeys first order kinetics वो भी करता है तुम्हें। तो देखो ये जो अभी तुमको फॉर्मूला बताया इस पर बैठाते हैं कैसे, तो R/R0 इक्वल्स टू 1/2 पर पावर T½ कह रहा है, T/T½ तो ये हमारी साथ मदद कर देगा। तो R/R0 इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर कितना होगा तुमको, 10 आवर था इसका बाय 2, 10 आवर बाय 2 आवर दैट इज 5। तो R/R0 बराबर क्या होगा तुम्हें, हाफ पर पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 पर पावर कितना होगा तुम्हें 5 दैट इज 1/32। तो परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, दिस इंप्लाई दैट R/R0 इंटू 100 इक्वल्स टू 1/32 इंटू 100, इसलिए परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर 25 कितना हो गया तुम्हारा, ये 4 25/8 मतलब कि ये 4 से 1/32 है तो 3.125%, ये कितना बचेगा 3.125%। तो कभी भी ये जो तुम्हारा है देखो, जैसे कब ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा आराम से, अगर तुम्हारे पास 100 है, 100 से 50 ग्राम बच जाए, 100 में 50 हो जाए तो एक हाफ लाइफ पीरियड 25 बचेगा तो भी मतलब कि 25/100 कर देंगे। तो इस स्थिति में जैसे तुम्हारा 3.125 उसी मल्टीपल मारा 5 बार में, अगर तुमको 6.25 होता तो भी ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तो 12.5 में भी मतलब इस परसेंटेज में जहां पर कि हाफ लाइफ पीरियड का मल्टीपल में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये तुमको टाइम अगर उसी मल्टीपल में अक्सर सेट करता है, जब लॉग टेबल नहीं देता तो इसी पर ये क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो इसको तुम कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट इस पे कर सकते हो। बात कर रहे थे हम कि केमिकल काइनेटिक्स कौन कौन हम लोग ओबे करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को, तो ये इस रिजल्ट को ध्यान रखो, इस पर तुमको ऑब्जेक्टिव में काफी कारगर होगा। अगर कुछ प्रैक्टिस करोगे और जाहिर है कि तुम राइट ट्रिपल ऐप पर आकर के उसमें भी देख सकते हो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी उसमें मिल जाएंगे तुमको केमिकल काइनेटिक्स के, और न्यूक्लियस में तुमको जाकर देखोगे जो फिजिक्स का है उसमें भी तुमको इस तरह के फार्मूला पर क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे बैठाने के लिए। तो तुम राइट ट्रिपल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे भी तुम संपर्क कर ले सकते हो, पर्सनल कोचिंग पर हेल्प जो भी हम मदद लेनी है तुम ले सकते हो हमसे। तो राइट ट्रिपल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर सारे इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों के एग्जाम की प्रिपरेशन और जो कि तुम्हारा बोर्ड के नोट्स ये सब उपलब्ध हैं, तुम सारे वीडियो लेक्चर से मिल जाएंगे, तो इन सबों के लिए तुम संपर्क कर सकते हो। अब कुछ देखते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को जो ओबे कर रहे हैं जो रिएक्शन, उसके कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ एक प्रेशर के रूप में भी काम करता है, अगर कोई गैस है तो उसके प्रेशर के रूप में भी दे सकते हो, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन जैसे तुम्हारा न्यूक्लियस अगर तुम्हारा है तो उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर भी उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में भी बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि लॉग टेबल वगैरह की भी जरूरत पड़ती है, तो उन सबों के आधार पर भी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि तुमको इसका रिएक्शन जैसे डिसोसिएशन ऑफ N2O5, dissociation of N2O5 and N2O obeys फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ओबे करेगा ये, इन सब का डिसोसिएशन
या न्यूक्लियर रिएक्शन है तुमको, ये तुम्हारा जैसे कि ये हो गया तुमका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया तुम्हारा, फर्स्ट ऑर्डर का ये भी होता है। तो ये सब फर्स्ट ऑर्डर के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि कॉमनली तुमको यूज में आते हैं। जैसे कि एक N2O5 से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है तुम्हारा, अगर मान लेते हैं कि इनिशियल प्रेशर इसका दिया हुआ है, जैसे प्रेशर के रूप में एक दूर के देते हैं तुमको, N2O5 अगर गैस है, इससे तुमको बना N2O4 गैस प्लस हाफ O2, या तो O2 में ही डबल कर दो तो 2N2O5 कर लो। चलो 2 इसको बैलेंसिंग करते हैं, 2N2O5 ऐसा, और इधर पर 2N2O4 भी हो गया, तो दैट इज बैलेंस हो गया तुम्हारा इक्वेशन। तो इसका प्रेशर इनिशियली गिवन है, इनिशियल प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर गिवन है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका, और ये तुम्हारा क्या होगा इनिशियली, तो ये तुमको बना नहीं होगा तो 0 0 होगा। आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट तुम्हारा है, आफ्टर 10 मिनट मैंने जो डाटा दिया, इसका जो प्रेशर टोटल प्रेशर हो जाता है 0.15। जैसे क्वेश्चन में मैं यहाँ में एक क्वेश्चन के रूप में मेंशन कर देता हूँ, इसका जो प्रेशर है टोटल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू 1.25 एटमॉस्फेरिक आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट। फाइंड के, तो ये फाइंड के निकालना है। इनिशियल प्रेशर बराबर 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये क्वेश्चन है तुमको कि टोटल प्रेशर जो है तुम्हारा, पहले इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है और वो टोटल प्रेशर बन जाता है 1.25 एटमॉस्फेरिक, और आफ्टर 10 मिनट, तो व्हाट इज के इस दृष्टि, और ये मैं जानता हूँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये ओबे करता है। तो ये N2O5 N2O इस सब का जो डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी करता है। तो अब तुम कहो कि इसका प्रेशर बढ़ कैसे सकता, देखो ये P टोटल है, यहाँ पे जहाँ तक नंबर ऑफ मोल की बात देखी जाए, यहाँ पे 2 मोल टूटता है तो 2 मोल प्लस 1 मोल दैट इज 3 मोल का फॉर्मेशन होता है। तो जब मोल बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा हमारा इंक्रीज, टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा। बट इसका जहाँ तक N2O5 का हम जो कैलकुलेट करेंगे तो हमको N2O5 के प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। जो कैलकुलेशन में जाएंगे तो ये प्रेशर के रूप में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। R0 को, R को प्रेशर के रूप में कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर न्यूक्लियस है तो उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियस के रूप में भी कर सकते हैं रेडियोएक्टिविटी केस में। तो उसको किसी रेशियो है तो किसी में भी रिप्रेजेंट हो जाएगा वो। तो आफ्टर 10 मिनट ये तुम्हारा टोटल प्रेशर देख लेते हैं, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा आफ्टर, इसका मान लेते हैं कि 1 माइनस क्या बचता है तुमको, कुछ x है, ये x बचा, तो इसका x प्रेशर, इसका भी प्रेशर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो इसका भी अगर एक x इसका रेड्यूस हुआ तो इसका 2 मोल जब रेड्यूस होता है तो यहाँ 1 मोल बनता है, इसका 2 मोल ही बनता है, 2 मोल बनता है, x रेड्यूस हुआ तो इसका x बनेगा, इसका x प्रेशर, और इसका 2 टूटेगा तो इसका 1 बनता है तो इसका x/2 बनेगा। इसका कितना प्रेशर आएगा x/2। तो तुम्हारे क्वेश्चन में P टोटल दिया हुआ था, प्रेशर टोटल इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस x प्लस x/2, और क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम क्वेश्चन, ये देखो वहां पर जो दिए P टोटल कितना होगा 1.25 इक्वल्स टू 1 प्लस x/2, तो x इज इक्वल टू 0.5। तो प्रेशर ड्यू टू इनिशियल प्रेशर ऑफ इनिशियल PI N2O5 का जो है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आफ्टर 10 मिनट PN2O5 कितना हुआ बराबर 1 माइनस x दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 0.5 दैट्स इक्वल टू 0.5 एटमॉस्फेरिक। तो अब जो तुम्हारा है यहाँ पर जो हम लोग ले लेते हैं, ये जो हम लोग इक्वेशन जाएंगे तो हम लोग जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से ही जाएंगे ना, प्रेशर के रूप में हो, मोल पर लीटर में हो, या नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई के रूप में हो। तो हम लोग जब हमारे अपने जो फार्मूला को देखें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, तो 2.303 log 10 बेस पर ये R0/R इक्वल टू क्या हो गया KT। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन में, अब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे इनिशियल प्रेशर R0 की जगह कौन ले लेगा इनिशियल प्रेशर, तो दैट इज 1 हो गया इसका, और ये कितना होगा 0.5 हो गया इसका, दैट इक्वल टू K इंटू 10 मिनट है, ये 10 मिनट हो गया। तो चलिए अब इसे K का वैल्यू आ जाएगा, फाइंड K करना था हमें, तो 10 तुम्हारा कैंसिल होगा, 2.303 इंटू लॉग 2 दैट इज 0.3010 इक्वल टू क्या हो गया K इंटू 10 मिनट। तो 10 मिनट तो K बराबर क्या होगा तुम्हारा, K इक्वल्स टू 0.693 बाय
10 मिनट, तो 0.0693 पर मिनट पर पावर -1, ये आंसर होगा के का वैल्यू। तो इस डाटा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं प्रेशर के रूप में। इसी टाइप से अगर हमको जहां देख रहे नंबर, अगर इसको जैसे ये मैंने क्या बताया कि रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको प्रेशर के रूप में भी गैस के केस में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किस ढंग से पी टोटल के रूप में करके इसको सॉल्व कर दिए देख सकते हो। तुम्हारे बुक में भी एक दिया हुआ है, वहां पर 0.5 और 0.512 दिया हुआ है, तो लगभग इसी टाइप से उसको भी बनाएंगे। तो लॉग टेबल देखने के लिए तुम चाहो राइट ऐप पर जाकर के वहां भी तुम देख सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले लॉग टेबल बनाने भी बताए थे, और सब मैथमेटिकल टूल्स में भी तुम्हें मिल जाएंगे जहां पर कि लॉग टेबल देखने के लिए मैथमेटिकल टूल्स में उसमें बताया हुआ, जिसमें कैलकुलस और लॉगरिथमिक टेबल ये सभी मिल जाएंगे। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर N2O5 ये इस बात का हमको पता था, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को भी करता है, उसके बाद इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन यहाँ पर हम लोग यूज किए इक्वेशन को। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पता है, इसलिए के का वैल्यू उससे निकल गया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। एक आध क्वेश्चन और देख सकते हो जो एक न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में रहेगा, तो हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू जहां तक दिया हुआ है, अगर तो हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू अगर पता हो तो कितना बचेगा उसको निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि नंबर जो होगा तुम्हारा उस किसको रिप्रेजेंट कर देगा, वो रेडियो कार्बन डेटिंग जो एक सिस्टम है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग जो एक सिस्टम होता है, रेडियो कार्बन C14 जिसको कहते हो, C14 डेटिंग एक सुना होगा नाम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन 14 जो आइसोटोप होता है, इसमें जो कि हम लोग कैसे इसका किसी चीज का फॉसिल्स का एज बताते हैं, फॉसिल एज ऑफ फॉसिल्स, जैसे इसके जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो, एज ऑफ फॉसिल्स। तो जो मैंने अभी बताया इसको कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, तो कार्बन 12 जो कि कार्बन है, कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, C12 और C14, ये फेमस हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये तुमको समय के साथ इसका जो है वैल्यू है, ये जब डिके करते जाएगा, रेडियो एक्टिव जो है डिके करते, इसके न्यूक्लियस के नंबर क्या होते जाएंगे, बढ़ते, मतलब कम होते जाएंगे C14 के। तो अगर कोई भी फॉसिल्स है, जैसे कि बोन्स है या जो भी है, तो उसका अगर उसी का लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, तो उसका कितना नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल लिबरेट हो रहा है वो अगर पता हो, और जो पुराना फॉसिल जो कि रहा उसी का, उससे कितना डिके हो रहा है, अगर उसका हम लोग रेशियो पता कर सकते हैं, तो ये जो तुम्हारा होगा अभी का जो फॉसिल्स होगा, तो वो तुमको किसको रिप्रेजेंट करेगा, अभी का जो होगा इसका जो ये R0 को रिप्रेजेंट कर देगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन 14 के K/T। तो अगर ये R जो तुम्हारा अभी न्यू जो तुम्हारा होगा, नया वाला होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये R0 को, और जो ओल्ड जो होगा, ये ओल्ड फॉसिल्स जो होगा तुम्हारा जो पुराना होगा, ये R उससे जो काउंटिंग आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इसको करेगा C14 के नंबर को। C14 का जो नंबर उसमें घटते जाएगा समय के साथ, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है और ये कांस्टेंट रहता है, तो ये C14 का जब नंबर घटते जाएगा, इसके आधार पर हम लोग इसके एज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर इसका कार्बन 14 का जो है हाफ लाइफ पीरियड हमको पता होता है, देर करके, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, हाफ लाइफ पीरियड अगर आपका पता है तो के का वैल्यू होगा 0.693 बाई T हाफ, और इसे के का वैल्यू आ जाएगा कार्बन 14 का, और इससे जब के का वैल्यू आ जाएगा, इससे हम लोग फॉसिल्स का एज क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। तो फॉसिल का एज पता करने के क्या करते हैं, किसी फॉसिल को ले लेंगे, उससे जो कि उसको जब हम लोग देखेंगे C14 का जो है उसे कितना अल्फा बीटा अल्फा पार्टिकल वगैरह इमिट कर रहा है पर सेकेंड, या पर जो भी एक सेम यूनिट में, और जो देखेंगे जो उसी का जो लिविंग है वो कितना करता है कांस्टेंट, उन दोनों का जो रेशियो, जो अभी जो लिविंग है उसको वो R0 को रिप्रेजेंट, जो कि ओल्ड फॉसिल है वो R को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार से उसका लाइफ हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कितना ओल्ड एज है उसका। दूसरी बात कहे कि यूरेनियम का जैसे तुम्हारा होता है, जैसे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप में तुम्हारा हो गया यूरेनियम है, यूरेनियम, रेडियम, ये सब जो रेडियो एक्टिव, ये सभी किस ऑर्डर के, यूरेनियम, डिके ऑफ यूरेनियम, तो ये तुम्हारा दूसरा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम,
रेडियम, थोरियम, ये सब के जो डीके होते हैं ये सब किसको ओबे करते हैं, ये सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। तो इसमें जैसे इसका जो इक्वेशन लिखना चाहेंगे 2.33 लॉग n0 बाय n इज इक्वल टू kt। n0 क्या हो गया, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस बन जाएगा, और n हो गया न्यूक्लियस आफ्टर नंबर ऑफ न्यूक्लियस आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा शायद हो जाएगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू। तो तुमको ये कर सकते हो पूरा वैल्यू, इसको ये काउंटिंग कर सकते हो। इसके आधार पर क्वेश्चंस वगैरह तुम्हारे जो एग्जांपल में भी दिए हुए हैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक मतलब तुमको ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर इसको बना सकते हो कि यार क्या फ्रैक्शन रहेगा, और एक जो फुल डिजिट बताया उसका भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चंस को तो मैंने एक हद तक तुम्हें बताया, और क्वेश्चन जो चैप्टर्स के लास्ट में जो कि जब है उसमें जो अगला जब बनाएंगे तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर का और भी रिएक्शंस वगैरह आ जाएंगे, और भी क्वेश्चंस वगैरह जो तुम पूछना चाहोगे। जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो राइट टू लैब पर मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करके तुम हमसे कोई भी मदद ले सकते हो। पढ़ाई के संदर्भ में जितनी भी जानकारियां हैं कोई भी बिना हिचकिचाहट के पूछ सकते हो, हमें काफ़ी बेहतर तुम्हें पढ़ाई कराई जा सकती है। तो आई होप कि तुम लोग को ये जो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन सबों के बारे में काफ़ी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इसमें था। जो क्वेश्चन वगैरह के बारे में मैंने हिंट कर दिया, क्वेश्चन तो मैंने एक प्रेशर से कैसे रिलेट करते हैं, और हाफ लाइफ पेट जो कि कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट था इसका होगा। और अगर सेकंड ऑर्डर का तुम डेरिवेशन करना चाहते हो तो आराम से इंटीग्रेशन करके कर ही सकते हो, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स ऐसे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में उस पर नहीं दिया हुआ है, तो उसके लिए मैंने उसको नहीं रिट्रीट किया। तो तुम्हारा ये टॉपिक तो अब लगभग समाप्त हो गया, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह इसको देखेंगे, और उसका इसका जो है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे जो है के जो तुम्हारा है टाइम टेम्परेचर के आधार पर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे वेरी करता है, ये कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर हमने देखा, जिसमें कि हम लोगों ने इस लेक्चर में काफ़ी सीखा मॉलिक्युलरिटी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और कौन से जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जो N2O5 N2O का डिसोसिएशन ये सब फर्स्ट ऑर्डर, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई सब फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं, और उसको किस ढंग से रिलेट करना है, तो इन सब बातों को हमने देखा। तो अगले लेक्चर के लिए हम लोग जो है इसको आगे पढ़ेंगे, इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, ये सब के बारे में हम लोग करेंगे। एरिहेंस इक्वेशन कैसे कोलिजन थ्योरी है, जिसको आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।